सवाल शुरू की जाए क्या? छोटा सा टॉपिक रिलेटिव मोशन में रह गया। देखो अब हमें लगता है कि रिलेटिव मोशन को 1D 2D में कह के झूठ मूठ का तुम्हें कंफ्यूज करना होगा एक तरह से, है ना। क्या 1D क्या 2D क्या 3D, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे कंपोनेंट का खेल है। अगर तुम 1D को देखो तो 1D में भाई तुम्हारे पास एक ही कंपोनेंट है, तो इसलिए टेंशन नहीं था। 2D में तुम्हारे पास 2 कंपोनेंट आ जाते थे, 3D में 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। तो अब हमें लगता है रिलेटिव मोशन 1D कह के, रिलेटिव मोशन 2D कह के तुम्हें कंफ्यूज ही करना हुआ ना। सब तो मोह माया है तो सब रिलेटिव ही ना। 1D में एक ही डायरेक्शन में, 2D में 2 डायरेक्शन में, 3D 3 डायरेक्शन में, क्या फ़र्क पड़ता है? क्लियर? नहीं। अगर हम यहीं पे तुमसे कहें कि आज तुम्हें हम पढ़ाते हैं रिलेटिव मोशन इन 3D, बच्चा भी खुश टनाटन, और जब करना क्या है वही वाला काम, पुराना वाला कहानी। नहीं, देखो ये टॉपिक तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, जेई भी नहीं लिखता है, एडवांस भी नहीं लिखता है। ऐसे बोल बोल के बच्चा को खुश भी कर सकते हैं। लेकिन क्या मतलब रिलेटिव मोशन इन 3D? जैसे एक पार्टिकल मान लो स्पेस में चल रहा है ना, और एक दूसरा पार्टिकल मान लो दूसरे स्पेस में चल रहा है। मतलब अब इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक पार्टिकल के 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के अलॉन्ग होगा, एक वाई के अलॉन्ग होगा और एक जेड के अलॉन्ग होगा। मान लो इसकी वेलोसिटी है v, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। याद है कोसाइन एक्स के अलॉन्ग क्या होता था? कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। याद है भाई? ये वेक्टर एक्स के अलॉन्ग जो एंगल बनाएगा, आई बात समझ में? तो आपको इसके लिए है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं, इसके जो हमने कंपोनेंट्स बना रखे थे तीनों एक्स वाई जेड में वेक्टर में, वो तुम्हें याद रखना। यहाँ पे साइन नहीं लगता है। जब हम लोग 3D की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल में कंपोनेंट को तोड़ते हैं ना, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रखा था, उसमें साइन नहीं होता था, बस कॉस होता था। और कॉस होता था और वो कोसाइन रूल भी कहलाता है एक तरह से, वेक्टर कोसाइन जिसको हमने कहा था। इसके भी लेक्चर अवेलेबल है, हमने वेक्टर कोसाइन करके अलग से टॉपिक बना के वेक्टर वाले जो प्लेलिस्ट में उसमें डाल रखे हैं। वेक्टर वाले प्लेलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सब, देखो सारा टॉपिक वेक्टर का नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सब जो है वो दे रखा है, जो आपको फिजिक्स समझने के लिए जरूरत पड़ेगी। जैसे ये वेक्टर कोसाइन हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हो गए, ये सब हमने दे रखे हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर 3 कंपोनेंट की बात करें तो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स से मान लो अल्फा एंगल बनाता है, वाई से मान लो बीटा एंगल बनाता हो, और जेड से मान लो गामा एंगल बनाता था। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। मान लो ये वेक्टर तुम्हारा v है, वेलोसिटी है, तो इसके x कंपोनेंट होते हैं, नहीं कौन सा सर? कॉस अल्फा होता था, मतलब v कॉस अल्फा होता था। इसके y कंपोनेंट होते हैं v कॉस ही होता है इसमें, कॉस बीटा। और इसके z कंपोनेंट होते थे v कॉस गामा, इसमें गामा ही होता था। इसमें बड़ा अच्छा रिलेशन था, याद आ रहा है? l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, साइन स्क्वायर के टर्म में 2 आता था, और ये लेमीज थ्योरम साइन स्क्वायर टर्म में भी आता था वहाँ पे। तो ये सब कंप्लीट ये सब चीज़ें कर रखी है हमने। जैसे मान लो हमने पार्टिकल 1 का किया, तो ये 1 का हो गया। अगर पार्टिकल 2 का करते तो 2 का होता, फिर दोनों की रिलेटिव कर लेते, क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टिकल 1/2। मतलब जैसे मान लो अगर हम v2x लिखना चाहें, तो ये मान लो क्या होगा? v2 कॉस, मान लो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 होता, कुछ और एंगल होता है x के अलॉन्ग। तो अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी रिलेटिव लिखना चाहते हैं 1 की विथ रिस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग x, तो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 अलॉन्ग x माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 अलॉन्ग x। देखो अब ये तुम्हारा x में आ गया, फिर y में आ जाएगा, z में आ जाएगा, तो ट्रेंड वही चलता है। आई बात समझ में? तो बिल्कुल, तो हम लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हमें लगता है कि अगर मान लो तुम्हें या तुम्हारे सिलेबस में कुछ ऐसे सवाल आ जाए कि तुम्हें यहाँ पे लग रहे हो कि ये 3D वाला काम है, तो हमें लगता है कि उस सवाल को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, रिलेटिव वाला कर लेना। क्या है इसमें, कुछ है क्या? कंपोनेंट ही तो तोड़ने हैं इसके, 3 कंपोनेंट तोड़ने हैं इसके, कोई बात नहीं। चलो आइए हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल का। देखो प्रोजेक्टाइल में भी कुछ नहीं है, अपने रेन मैन वाला जो तोड़ ताड़ के किया था ना, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी चाहिए, तो वो हम लोग प्रोजेक्टाइल लिख लेते हैं, पहले कर लेंगे, और फिर आपको एक नहीं बोलते हैं मंत्र जैसा दे देंगे, और उस पर पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। चाहे वो रिलेटिव 1D लगाए, 2D लगाए, 3D लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिलेटिव की वही कहानी चलेगी। क्लियर? लगाएंगे हेडिंग।
रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, या रिलेटिव मोशन 2D वाला जो टॉपिक रह गया था, बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन दो प्रोजेक्टाइल, टू प्रोजेक्टाइल। तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल होंगे। अब यहाँ पे जो दोनों प्रोजेक्टाइल होगा वो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल होगा, मतलब उसका रेंज अलग हो सकता है, मैक्सिमम हाइट अलग हो सकती है, वेलोसिटी अलग हो सकती है, एंगल भी अलग हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने मान लो एक प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया कुछ ऐसा, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए हमने u1 माना, ठीक है, और मान लो ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से θ1, पार्टिकल नंबर पहला। एक दूसरा पार्टिकल है, उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्टाइल्स बनाए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो u2 है, पार्टिकल नंबर 2, और ये मान लो एंगल बना रहा है θ2। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, हमने डिफरेंट मान लिया सब कुछ। हाँ, बस हमने प्लेन जो माना है वो सेम माना है। कभी कभी आपको अलग अलग प्लेन भी दे दिए जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग प्लेन को रिजॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से। दोनों प्लेन को सेम प्लेन में, जैसे हम लोग, जैसे ये कोई और प्लेन है, ये कोई और प्लेन है, हमें किस प्लेन में सुविधा होती है, ये वाली प्लेन में हमें सहूलियत होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्रोजेक्टाइल को जो डिफरेंट प्लेन में दे रहेंगे उसे इसमें कन्वर्ट करने आता है, हम लोग आराम से उसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, जैसे मान लो अगर प्रोजेक्टाइल ऐसा हो, याद है अप द प्लेन डाउन द प्लेन वाले में हम लोग तो यही किए थे ना, अप द प्लेन और डाउन द प्लेन को इस प्लेन में कन्वर्ट कर दिए थे। अगर मान लो प्रोजेक्टाइल ऐसा होता तो हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को अपने हिसाब से इस प्लेन में तोड़ लेते हैं ना, याद आ रहा है? बिल्कुल, कैसे तोड़ते थे, इसकी वेलोसिटी करते थे, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते थे, कहानी टूट जाती थी, हॉरिजॉन्टल में आ जाता था, वर्टिकल में आ जाता था। बिल्कुल, तो अपने सुविधा के लिए आप सिंपल प्लेन में भी रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, या गिवन प्लेन में भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इसके लिए लिखें, ये पार्टिकल नंबर 2 है, अगर हम इसके लिए सारी चीजें लिखनी चाहें, जैसे इनिशियल वेलोसिटी वगैरह जो भी सारी चीजें होती, और एक चीज इसके पास ए होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो ग्रेविटी एक्ट करेगा वो किधर करेगा, टुवर्ड्स अर्थ, डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा ना दोनों के लिए। वेरी गुड। अब हम सारा इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बस एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, ठीक। अगर हम ये लिखना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 अलोंग x, तो क्या होगा बाबू, आपको पता है u1, नहीं जैसे u होता था तो u cos थीटा, तो u1 अलोंग x, u1 cos थीटा, cos θ1 लिखाएगा, छापना नहीं अभी। उसी तरह से अगर हम ये लिखना चाहें a1 x, तो क्या होगा, 0। बिल्कुल, a1x 0 होता है। एक्सेलरेशन सिर्फ अप दी प्लेन और डाउन दी प्लेन में एक्सेलरेशन आता था g sin थीटा के बराबर। यहाँ तो ax में एक्सेलरेशन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में आपने एक्सेलरेशन कुछ दे ही नहीं रखा है। क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ से u1y लिखना चाहें, ये लिखने का ये तरीका तुम्हें आ ही गया है, अब तो प्रैक्टिस भी हो गई है, और बस यही चीजें हैं आपको 1D 2D या 3D को सॉल्व करने का तरीका। क्या हो जाएगा सर, u1 sin θ1। और अगर हम आपको ये पूछें कि आप a1y बता दीजिए तो कितना होगा सर, a1 माइनस जी। चलिए आपके प्लेन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव लिया है तो माइनस जी आ गया। क्लियर, वेरी गुड। ये एक ही कहानी हो गई। मेन इनिशियल अब बोलेगा फाइनल तो v1 निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बोलेगा तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको प्लस लेना चाहिए, प्लस माइनस में अभी दिक्कत होता है, ये इसको प्लस माइनस में नहीं दिक्कत। देखो ऐसे इसे दो तरीके से सोचते हैं हम लोग, एक तो मोशन को कंसीडर करके और एक प्लेन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अभी तक काम प्लेन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब हमने जो प्लेन कंसीडर कर रखा है ये वाला पॉजिटिव ले रखा है और अपवार्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रखा है। तो जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए नेगेटिव हमने लिया। आप चाह सकते हैं कि बॉल नीचे गिर रहा है, जी भी नीचे गिर रहा है,
तो आप दोनों को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बॉल नीचे गिर रहा है, उसकी भी वेलोसिटी को हमने नेगेटिव लिया, जी नीचे गिर रहा है उसकी भी वेलोसिटी को नेगेटिव लिया, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई मतलब पॉजिटिव हो गया। आपका भी सोचना सही है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कहीं कहीं किताबों में ये सिर्फ जी रहेगा, किताबों में यह हो सकता है कि जी रहेगा, उसका क्या मतलब हुआ, उसमें जी को माना कि अर्थ पे गिर रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, इसलिए जी को पॉजिटिव लिया है। कोई बात नहीं, मोशन के डायरेक्शन में जी को पॉजिटिव लिया है, क्या फर्क पड़ता है। अगर किताब में रहे ये पॉजिटिव, मतलब ये हुआ कि जैसे वेलोसिटी भी नीचे जा रही है और जी भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लिया गया, तो नियम के हिसाब से जी को भी पॉजिटिव ही लेना था ना। अगर हम इस v को नेगेटिव लेंगे तो नियम के हिसाब से जी भी नेगेटिव होगा, तो हमने यही किया है। अगर किताब में ऐसा रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एक्स वाई प्लेन जो है ना, एक्स किधर ले रहे हैं वाई किधर ले रहे हैं, ये आपके मन पे डिपेंड करता है। ये कोई फिक्स नहीं कि एक्स इधर ही होगा वाई इधर ही होगा, आप बदल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो ये हो गया। अब यही कहानी हम इसके साथ अगर रिपीट करें तो सेम बनेगा। अब बोलोगे सर v बताइए s बताइए, तो u a मान लो एक गिवन टाइम दे रखा होगा तो सारा इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम नहीं हो जाएगा, हम लोग बनाएंगे नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बस समझ रहे हैं फॉर्मेट क्या होगा, फिर रिलेटिव करेंगे। अगर हम यहीं पे u2x पूछे तो आप क्या कहेंगे, u2 cos थीटा 2। उसी तरह से अगर आपसे a2x पूछा जाए तो 0 होगा हॉरिजॉन्टल में, गुड। उसके बाद अगर आपको u2y पूछा जाए तो होगा u2 cos साइन थीटा 2। और अगर आपसे a2y पूछा जाए तो बिल्कुल ये भी माइनस जी होगा। क्लियर, वेरी गुड, नोट करिए इसका। ड्राइंग को साफ कर देते हैं। हाँ, अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्रोजेक्टाइल को मर्ज करना है। बाबू कंपोनेंट को, हाँ वही ना, कंपोनेंट को मर्ज कर देंगे तो क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मर्ज हो गया। अब बोलोगे सर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे हो रहा है दूसरा ऐसे, सामने से भी हो सकता है भाई, इसी प्रोजेक्टाइल को पलट दोगे ऐसे घुमा के लाओगे सामने से हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। उस केस में अभी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन दोनों के इधर होती, इस केस में एक इधर हो जाता, डायरेक्शन बदल जाता, और क्या। ठीक है, वो भी सवाल करेंगे हम लोग। ये तो नॉर्मल जनरल केस बना रहे हैं हम लोग। अब अगर हम आपसे ये कहें कि दोनों प्रोजेक्टाइल को हम चाहते हैं कि हमें नेट एक्स और नेट वाई का फीलिंग आए, कि भाई पार्टिकल नेट एक्स में गया है और एक्स में किधर गया है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स जो भी, और वाई में नेट किधर गया है, पॉजिटिव की नेगेटिव, इधर वाई गया है किधर वाई गया है। तो हम लोग इसको ओवरऑल नेट एक्स में चाहते हैं और नेट वाई में चाहते हैं। तो मतलब हम चाहते हैं कि भाई तुम्हारा खुद का प्रोजेक्टाइल हमें मतलब नहीं, तुम्हारा खुद का प्रोजेक्टाइल हमें मतलब नहीं, हमें तो हमारा चाहिए ना, हमें तो हमारे प्लेन में बताओ एक्स में कितना वाई में कितना, आइए बताते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, मतलब रिलेटिव होगा, वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन, समझो, विथ रिस्पेक्ट टू टू अलोंग एक्स को क्या लिखेंगे बाबू, ये बताओ तो। वेलोसिटी ऑफ वन अलोंग एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ टू अलोंग एक्स, ये लिखा जाता है। बिल्कुल। क्या आपको u1x पता है, दिख रहा है, u1 cos थीटा 1, क्या u2x पता है, दिख रहा है, कितना, u2 cos थीटा। वेरी गुड, ये आ गया u1x, वेरी गुड। मतलब आपको नेट x वाला बात पता चल गया कि ये कितना है, ये है आपका u12 along x, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू 2 along x इतना होगा। फिर तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि इधर ही होगा, इधर क्यों नहीं होगा। भाई ये तो हम लोग नॉर्मल मान रहे हैं ना, अगर ये कम आता, मतलब ये बड़ा होता, ये छोटा होता तो इधर आता, क्या फर्क पड़ता, x इधर हो या इधर हो, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो ये हो गया आपका u1x, वेरी गुड। अब अगर हम y की बात करें तो u1 रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अलोंग y, तो क्या होगा u1y माइनस u2y। ये कैसे लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना, रिलेटिव को लिखने का ट्रेंड यही है, बढ़िया है। तो u1y आपको क्या पता है, हाँ पता है, कितना, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2, समझ पाए। चलिए, तो u1 भी आ गया, u2 भी आ गया, मतलब y भी आ गया आपका, y कितना आया है, y आपका आया u1 2y, ये भी आ गया, वेरी गुड। तो अब आपके पास जो आप उसका
u cos थीटा u sin थीटा करते थे प्रोजेक्टाइल वाला, वो तो आपको आ गया। अब नेट प्रोजेक्टाइल का u cos थीटा ये वाला टर्म और u sin थीटा वाला टर्म आ गया आपका। अब आप प्रोजेक्टाइल का सब कुछ लगा सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह, टाइम वगैरह जो भी होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बोलोगे हाँ सर नेट एंगल बता दो फिर, तो इसका जो मोशन होगा उसका नेट एंगल कुछ ना कुछ होगा ना। अच्छा ये एक्सेलरेशन भी बाकी है, वेरी गुड। अब बताओ अगर हम आपसे ये पूछें एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू अलोंग एक्स क्या होगा, 0 - 0 बरोबर 0, यानी नेट एक्सेलरेशन एक्स में कुछ मिला ही नहीं आपको, नहीं मिला, ठीक है। अब वाई में मिल रहा है क्या, देखो तो वाई में भी नहीं मिलेगा, इसलिए तो कहानी बदलेगी, कहानी में ट्विस्ट आएगी इसीलिए, क्योंकि वाई में भी नहीं मिला। एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू अलोंग वाई, बताइए सर कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वाई अलोंग एक्सेलरेशन ऑफ वन अलोंग वाई माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू अलोंग वाई। देखिए अब आप ये बताइए एक्सेलरेशन ऑफ वन अलोंग वाई कितना है, -g, तो ये आ गया आपका -g, ठीक, माइनस यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ टू अलोंग वाई कितना है, अगेन g रिटर्न, तो कितना हो गया बताओ, -g प्लस g, कट्टो कट्टो हो गया कितना हुआ 0, यानी आपका नेट एक्सेलरेशन y में भी नहीं मिला है, नीचे भी नहीं मिला है। क्या ये रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है बाबू, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, क्या ग्रेविटी एब्सेंट होगी, नहीं ग्रेविटी एब्सेंट नहीं हुई, रिलेटिव। तुम भी नीचे गिर रहे हो, जैसे एक 10 kg का ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हो, 5 kg का ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हो, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन होता है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट को लगेगा कि तुम्हारे पास, तुम भी उसी स्पीड से गिर रहे हो जिस स्पीड से हम गिर रहे हैं, तब ना सेम टाइम में दोनों चीज नीचे गिरता है, पता है ना। तब हम लोग ऐसे लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। तो वही हुआ कि एक्सेलरेशन का कोई फीलिंग नहीं आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कोई, गिरेगा दोनों नीचे, लेकिन दोनों को ये फील आया कि हमारे रिस्पेक्ट में सामने के वाले के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आया, कि मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में सेम हो गया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन नो फीलिंग 0। समझ पाए, बोलो। अब इसके बाद सब कुछ आ गया, अब बताओ नेट थीटा क्या होगा, तो नेट थीटा मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आएगा, ये मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से मान लो x, तो आपको पता है कि ये वैल्यू क्या होता है, y होता है, और ये वैल्यू x होता है, तो हमें क्या निकालना है, मेनली tan थीटा, ये थीटा नेट है। बोलोगे सर थीटा नेट का है इतना टेंशन ले, थीटा 1 + थीटा 2 कर दीजिए ना, ना थीटा 1 + थीटा 2 करेंगे तो नेट थीटा आएगा, जरूरी है। नेट थीटा करने का ये तरीका है, आप यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये वाला। आप बताओ थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू u12 y और बेस का वैल्यू u12 x, ये हो गया आपका डायरेक्शन थीटा का। जो नेट प्रोजेक्टाइल बनने वाला है या उसके साथ जो भी चीजें होंगी वो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बात करें। और ये क्या बताता है आपको, ये इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब u12 बताएगा, है ना, वेरी गुड। अब देखिए ये तो उस वाले सिचुएशन में था जब आपने प्रोजेक्टाइल को, वैसे आपने सीखा है कि जो प्रोजेक्टाइल हम लोग करवाते हैं उसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करते हैं, आप खुद का कोई एक्सेलरेशन उसको नहीं देते हैं। अगर मान लो खुद का कोई एक्सेलरेशन आप उसे दे दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे सॉल्व होगा। हाँ उस केस में हो सकता है ये आपको 0 और 0 ना मिले, तरीका तो ये चलेगा ना, अभी 0 हम जानबूझ के थोड़े लिखे हैं, ये तो आया है तो हम क्या करें, उस वक्त जो आएगा वही लिखाएगा, उसका भी रिजोल्यूशन बता देंगे। वैसे जरूरत नहीं है उसकी, पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर आया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेगा। तो पहले क्या इस पे सवाल कर लें, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। मिटाए से, देखिए क्वेश्चन हम नोट करवा देते हैं, बोर्ड पे लिखेंगे, बोर्ड भर जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है। देखो सेंटेंस में क्वेश्चन को लिखना जरूरी है, ताकि एग्जाम में मान लो ड्राइंग करके तो देगा नहीं आपको, क्या एग्जाम में तो ड्राइंग आएगा नहीं, ड्राइंग या किया हुआ देगा नहीं, इसीलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के सेंटेंस को भी एक बार पढ़ना है, ताकि उसको पढ़ के हम लोग खुद से ड्रॉ कर सकें। अदरवाइज हम ड्राइंग देने के बाद तो क्वेश्चन ऐसे भी आसान हो जाता है, ड्रॉ कर देंगे तो आप तुरंत ये फील कर पाते हैं अच्छा ये करना होगा। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसीलिए अब से हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपको बोल के लिखा दें, एक तो लिखने का टाइम बचेगा और दूसरा मार्कर का इंक, सवाल लिखा जाए। क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन का लिखाते हैं, फिर ड्राइंग भी समझाएंगे आपको। लिखिए
A particle A is projected, particle A is projected, सब लोग लिख लेंगे ना, particle A is projected with an initial velocity of 60 meter per second, with an initial velocity of 60 meter per second at an angle 30 degree, at an angle 30 degree to the horizontal, 30 degree to the horizontal, 30 degree to the horizontal, full stop. Next line, at the same time a second particle B is projected, at the same time a second particle, दूसरा particle B जिसका नाम B है, is projected in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction with initial speed 50 meter per second, 50 meter per second from a point at a distance of 50 meter, sorry 100 meter from A, from a point at a distance of 100 meter from A से 100 मीटर की दूरी पे, full stop. If the particle collides in air, यही सवाल बम फटने वाला भी होता है या बम को फोड़ने वाला भी होता है, सेम. If the particle collides in air, find collides in air, हवा में पार्टिकल मिल गया, collides in air, find में पहला A दे के लिखेंगे, the angle of projection alpha of particle B, the angle of projection, यहाँ पे प्रोजेक्शन दे रखा है आपको, नहीं भी अल्फा ऑफ पार्टिकल बी में लिखेंगे. सेकेंड पॉइंट बी में, टाइम व्हेन द कोलिजन टेक प्लेस, बी में आपसे पूछा जा रहा है टाइम व्हेन द कोलिजन टेक प्लेस, और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है सी में, द डिस्टेंस ऑफ P from A, the distance of P from A, where from A where collision occurs, where collision occurs. एक बार फिर से बोल देते हैं, मैच कर लीजिएगा आप लोग. हाँ, लास्ट वाला, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, P कहाँ हम बताएंगे, P फ्रॉम A, हाँ जहाँ पे पॉइंट ऑफ कोलिजन हुआ उसको P कहेंगे, जहाँ पे दोनों का मीटिंग करेगा. एक बार फिर से पढ़ देते हैं, रिपीट कर देते हैं, मैच कर लीजिएगा. अ पार्टिकल A इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. At the same time, a second particle B is projected in opposite direction with initial speed of 50 meter per second from a point at a distance of 100 meter from A. If the particles collides in air, find पहला the angle of projection alpha of particle B, दूसरा time when the collision takes place, and तीसरा C distance of P from A where collision occurs. ठीक है, G का वैल्यू 10 लेना है. एक सवाल हम कर लें, फिर आप लोग करिएगा. इसे हमें करने दीजिए. आइए एक बार समझ लेंगे करते कैसे हैं. देखो ये कह रहा है कि दो पार्टिकल को फेंका गया, एक को इधर कुछ वेलोसिटी कुछ एंगल से और दूसरे को इधर से अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, तो इधर से फेंका गया होगा, है ना. अगर मान लो देखो, क्योंकि कोलिजन वाली बात है,
अगर मान लो एक पार्टिकल को भी ऐसे फेंकेंगे और दूसरा पार्टिकल को भी उधर कुछ एंगल से फेंकेंगे, चांस कम है कोलिजन होने का। हाँ चांस है, लेकिन कम है कोलिजन होने का। इसमें तो 100% कहीं ना कहीं कोलिजन होगा। सिचुएशन समझो, ये कह रहा है कि दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों के बीच का सेपरेशन पढ़ने से तो समझ में आ गया है कि 100 मीटर है। क्या दोनों के बीच सेपरेशन कितना है सर? 100 मीटर लग रहा है ना, मतलब दे रखा है 100 मीटर है, 100 मीटर। अब कह रहा है कि पार्टिकल ए को 60 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के साथ फेंका गया। तो पार्टिकल ए को हम लोग 30 डिग्री से 60 मीटर पर सेकेंड ना से प्रोजेक्ट कर दिए। ये मान लीजिए u1 है, ठीक है। और कह रहा है कि पार्टिकल बी को उसके अपोजिट कितने एंगल से प्रोजेक्ट किए हैं? अल्फा, मतलब नहीं पता एंगल। पार्टिकल बी को प्रोजेक्ट किया गया मान लो कितने एंगल से? अल्फा। किस वेलोसिटी से? कितना बोलिए सर? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मान लो u2 आपको दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये कहां मिलेगा, कब मिलेगा। दो ही चीजें पूछी गई ना, टाइम मतलब कहां और एक कितने एंगल पे। तो पहले हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। पहले समझो, एक बात तुम बताओ, इस पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर किसी पार्टिकल को आप इधर फेंक रहे हैं तो इसके पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आप ये बताओ, समझो बात को समझो। यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं ये है आपका u1 cos थीटा और ये मान लो आपका u1 sin थीटा। समझना बात को, कोलिजन हो रहा है ना। अब यहां पे तुम्हें ये समझना है कि कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन। और दूसरा एक पार्टिकल मान लो ये है, ठीक है, इसको मान लो u2 स्पीड से मान लो ये θ1 है और ये θ2 है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। अब ये वाला कितना हो गया तुम्हारा? हाँ u2 माइनस बाद में पुट कर देंगे। हाँ u2 cos θ2 और ये, हाँ, और ये हो गया आपका u2 sin θ2। एक बात बताओ, ये वाला कंपोनेंट तुम्हें पैरेलल नहीं लग रहा है? अरे दोनों वर्टिकल है, दोनों पैरेलल होंगे ना। तो ये बताओ, दोनों कंपोनेंट पैरेलल है और पैरेलल कोई गेंद दोनों ऊपर फेंकोगे तो क्या दोनों कभी पैरेलल वेलोसिटी की वजह से मिलने वाली है? इसका मतलब पैरेलल वेलोसिटी कभी मीटिंग करवाता नहीं है। देखो ना, आपने इसे भी फेंका तो ये मान लो नहीं है। एक गेंद को आपने ऐसे फेंका, एक गेंद को आपने ऐसे फेंका, मान लो अलग अलग वेलोसिटी से या जो भी, ठीक। तो क्या ये इस वेलोसिटी की वजह से कभी मिलने वाली है? संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस फिक्स रहेगा। समय बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन डिस्टेंस फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मीटिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है। तो हो क्या सकता है, हमें कभी न कभी ये मिलेगा ही। हाँ, ये था कि अगर ये मान लो इस डायरेक्शन में होता, ये इस डायरेक्शन में होता, तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती और ये कम होती तो मीटिंग फिर भी होता। इसलिए हम बोले कि अगर इसे आप इधर भी फेंकोगे ना, चांस बनता है मिलने का। हम बोले थे ना, ऐसे रियल फीलिंग नहीं आती है कि भाई ये पार्टिकल को अगर इधर फेंक दिए, अगर सवाल ऐसा होगा तुम बोलोगे कभी नहीं मिलेगा, मिल सकता है। देखो अगर ये कंपोनेंट ज्यादा हो तो ओवरटेक कर लेगा ना, तो ये ओवरटेकिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। समझ पाए? एक तो ये चीजें समझ में आई कि ये वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से, वर्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से नहीं मिल पाएगी। दूसरा एक चीज और समझना है आपको याद है एट द टाइम ऑफ मीटिंग क्या खास बात होती थी? दोनों का मिलन, और भी कुछ होता था। चोर जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, समझो, पुलिस जा रहा है उसके पीछे पीछे 20 मीटर पर सेकंड से। पुलिस जब चोर को कैच करता था तो याद है तुम्हें, चोर के पास एक्सीलरेशन होता, चोर की वेलोसिटी 20 और 20 रहती थी, याद आ रहा है? एट द टाइम ऑफ मीटिंग दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती थी अगर एक के पास एक्सीलरेशन वगैरह होता था। नहीं, जब दोनों मीट करता था, जब दोनों के पास मीटिंग होता था, उस वक्त दोनों की वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन वाला मैटर हो तो सेम हो जाता था, याद है? या दूसरा केस सुनो, एक केस में हम आपको ये भी बताए थे कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, उस केस में भी हम लोग क्या करते थे? दोनों की फाइनल वेलोसिटी को सेम करते थे, क्योंकि अगर वेलोसिटी उसके बाद चेंज होगी तो सेपरेशन होने लगेगा या
सेपरेशन कम या सेपरेशन ज्यादा होने लगेगा। और जब हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम करते थे तब भी यही केस करते थे, दोनों की फाइनल वेलोसिटी को सेम करते थे। आई बात समझ में? यहां एक थोड़ा सा इसी वाला एक मैटर है, उसको समझो। अब तुम ये बताओ, यहां पे ये वाला सेम नहीं करना है, वर्टिकल वेलोसिटी पैरेलल है, अगर मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो क्या होगा समझो। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो एक इधर जा रहा है ऊपर, एक उधर जा रहा है, एक ऊपर जाते रहेगा, दूसरा वापस आना शुरू कर देगा। समझो बात को, नहीं समझे? अगर मान लो वर्टिकल वेलोसिटी अगर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, एक को बहुत जोर से ऊपर फेंका, दूसरे को, ये सिर्फ वर्टिकल सेंस दे रहे हैं, एक को बहुत जोर से ऊपर फेंका आपने, दूसरे को बहुत मतलब थोड़ा धीरे से फेंका, तो क्या होगा, जो जोर से पार्टिकल ऊपर जाते ही रहेगा, जिसको तुमने कम वेलोसिटी दी ऊपर थोड़ा जाएगा वापस लौट आएगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से, और दूसरा बात क्या होगा, दूसरा ये होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जैसे अब देखो मान लो एक पार्टिकल को तुमने बहुत जोर से फेंका और दूसरे पार्टिकल को तुमने इस डायरेक्शन में भी बहुत जोर से फेंका, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम तक और ये भी टी टाइम तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब क्या होगा, जब ये कोलाइड करेगा एट द टाइम ऑफ मीटिंग, जब इसके बीच कोलिजन होगा, तो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि तुमने क्या देखा कि ये कोलिजन नहीं होना है इसे, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कभी भी इसको मीट नहीं करवाएगी। इसका ये मतलब हुआ, सुनो, 20 मीटर पर सेकंड से चोर चल रहा है और 20 मीटर पर सेकंड से पुलिस चल रहा है, पकड़ लिया। अब इसके बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी या मान लो अब पैरेलल रह गई, इतनी रह गई, अब दोनों बराबर बराबर स्पीड से चली, जैसे एट द टाइम ऑफ मान लो कैच करना है उसे, तो दोनों की वेलोसिटी बराबर बराबर है। तो ये होता है, इस यहाँ पे दो केस होता है, एक इसके बाद वाला केस और एक इसके पहले वाला केस। और इसके पहले मतलब एट द टाइम ऑफ कैच, जब कैच होता है तो ये लगभग दोनों की वेलोसिटी बराबर होती है, और हम ये बराबर मतलब ये 99.9 वाली बात कह रहे हैं और 20.09 वाली बात, तो ये बीच वाली बात क्या हुई। इसके बाद क्या होगा कि दोनों कभी कैच नहीं करेगा, मतलब 20 से जस्ट थोड़ा ज्यादा, जस्ट ज्यादा, तो क्या होगा, कैच का प्रॉब्लम खत्म, कैच का सिचुएशन ही नहीं होगा। और इससे थोड़ा कम भी कैच का कोई सिचुएशन नहीं रहा, एट द टाइम ऑफ कैचिंग दोनों की एग्जैक्ट वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो वही हो रहा है कि यहां पे एट द टाइम ऑफ दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों करने वाला है मीट, वर्टिकली नहीं, मीट तो हॉरिजॉन्टली करेगा, इस पॉइंट पे कहीं जाके दोनों मिलेगा। इस केस में क्या होगा कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सेम आ ही गया है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, जब तब दोनों मिलेगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, मान लो ये पार्टिकल यहां जा रहा है, ऐसे ये प्रोजेक्टाइल होगा, ये यहां जा रहा है, होगा प्रोजेक्टाइल, लेकिन नॉर्मल केस हम मान रहे हैं, ये मान लो यहां पे मिला, इस पॉइंट पे जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे मीटिंग होना था, वही रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस। तुम क्या बोल रहे हो कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तब कैच के लिए ना, बिल्कुल। इस पे ये क्या होगा, ये आपका आएगा u2, समझो, और ये क्या होगा, इसको एक बार फिर से छोटा सा ड्रॉ कर लें क्या, बोर्ड ऊपर चला गया ज्यादा, आराम से महसूस करो, एक सवाल बन जाएगा इस केस के। ये तो हम सिर्फ ये नहीं समझाना चाह रहे, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, इधर फेंका उधर फेंका, तो आपको इधर फेंका उधर फेंका में प्रोजेक्टाइल वाला कोई कहानी ही नहीं है, बस कंपोनेंट वाला काम करना होता है। ये तो बस फॉर्मेलिटी थी जो हम कर रहे हैं। 100 मीटर, ये मान लो u1, ऐसे बनेगा ये प्रोजेक्टाइल नॉर्मली, लेकिन नॉर्मल हम दिखाने के लिए तुम्हें दिखा रहे हैं। ये मान लो 30 डिग्री था तुम्हारा, वेरी गुड, और ये मान लो यहाँ पे कहीं मिला, क्योंकि इसकी स्पीड मान लो इसकी थी 60 ना, और इसका 50 है, ये थोड़ा कम ये थोड़ा ज़्यादा चलेगा, जो भी, ये 60 और मान लीजिए ये था आपका अल्फा, अल्फा चलो अल्फा पार्टिकल भी, बाबू ये 60 था और ये 50 था, हाँ 50 था। अब बोलो एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग ये मान लो यहाँ पे मिला आपका u2 और ये है मान लो u1। अब तुम कहते हो कि सर ये मिला है यहाँ पे, इसका मतलब इसका u1 u2 के बराबर होगा,
ये नहीं बोलोगे? बिल्कुल। u1 u2 बराबर हो या समझना, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर दिख रहा है बाबू, बोर्ड देखोगे तब दिखेगा, इधर उधर देखने से बोर्ड थोड़ी दिखता है ना। अब बोलो ये एंगल कितना? 30। तोड़ किसे रहे? u1 को, ये 30। बताओ ये कितना होगा बाबू? ये होगा आपका 6। शायद डायरेक्ट सॉल्व कर दे क्या? चलो रहने दो। ये कितना होगा? u1 cos 30, u1 का वैल्यू तो पता है ना 60, तो 60 cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2 रहने देते हैं। ये हो गया आपका 30√3, ये आया। और ये होगा आपका 60 sin 60, sin 60 का वैल्यू सॉरी 30, हाँ sin 30 का वैल्यू 1/2, ये कट के हो गया आपका 30। गुड, एक का तोड़ लिया हमने, u1 की कहानी खत्म हुई। आइए u2 की कहानी करें। u2 को जब आप रिजॉल्व करोगे, जरा ध्यान से देखो, इसके एक कंपोनेंट ये टूटेंगे, बोलो इसके ये कंपोनेंट टूटे, ये हाँ सही है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट ही होगा। ये कितना होगा आपका? ये एंगल है आपका अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 50 cos अल्फा, और इसका एक कंपोनेंट किधर हुआ? बिल्कुल, एक और आ गया आपका ये कंपोनेंट, और ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो u2 का वैल्यू कितना है? 50 sin अल्फा। अब एक बात बोलो, होना क्या चाहिए? u1 u2 के बराबर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मीटिंग, u1 u2 के बराबर होना चाहिए, या u1 का x कंपोनेंट u1 के y कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, या u1 का y कंपोनेंट u2 के y कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए ना। तो भाई अगर u1 बराबर u2 हो तभी ना मीटिंग होता है, तो u1 के कौन x कंपोनेंट और y कंपोनेंट भी प्लस होके u2 के भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के प्लस के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो बस। अब यहाँ पे तुम्हें है क्या कि या तो तुम इसको बराबर इक्वेट करोगे, तो यहाँ से देखो cos अल्फा आ रहा है, सेम आएगा, सेम आएगा। किसी भी रिलेशन से क्या अल्फा का रिलेशन अलग लगाएगा? दोनों क्या? दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब तुम कहते हो कि देखो ये चीजें हमें पहले सेंस आ गई, बात मत करो, ये चीजें हमें पहले सेंस आ चुकी है कि एट द टाइम ऑफ मीटिंग तभी पॉसिबल है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। हम यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कर रहे थे, आप कोई बात नहीं, आप हॉरिजॉन्टल दोनों कर लो ना। तो एट द टाइम ऑफ मीटिंग, क्योंकि मीटिंग वाला केस है तुम्हारा, जब ये मिला एट द टाइम ऑफ कोलिजन कहो या मीटिंग कहो, क्या कह सकते हो? ये इसके बराबर होगा, होना ही चाहिए भाई। हॉरिजॉन्टल में ना हम आगे हैं ना तुम आगे हो, तभी ना हम तुम्हें पकड़े हैं। अगर भाई एक आगे एक पीछे तो कैसे चलेगा? नहीं, बोलो बिल्कुल। तो होना क्या चाहिए नियम के हिसाब से? 30√3 इज इक्वल टू 50 cos अल्फा। बोलो, या आप ये भी कह सकते हो 30 इक्वल टू 50 sin अल्फा। 50 sin अल्फा सेम नहीं आएगा, सेम रिजल्ट नहीं आया। अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन देख लो, हाँ 57 होगा, ये 53 होगा। कैसे देखो तो? अरे √3 है, कैसे देखो तो बाबू। cos अल्फा कितना आएगा? cos अल्फा होगा आपका 3√3/5, बिल्कुल 3√3/5। और यहां से अगर तुम sin अल्फा लगाओगे तो sin अल्फा कितना आया? 3/5। sin अल्फा कितना होता है? 3/5। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग sin अल्फा 37 आया ना, तो sin 37 cos 37 सेम होता है। नहीं, तो फिर 53 आया। तब तो ये 53 है। 53 का वैल्यू कितना होता है? 53 का वैल्यू नहीं पता? हाँ cos 53 4/5 cos 53। ओह हाँ, तब तो ये
√3 तब तो ये cos थीटा साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, तब तो ये बराबर हो जाएगा, अल्फा सेम ही आना चाहिए। कहीं मिस हुआ है? समझ गए? आए आए देखो ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये वाला टर्म नहीं होगा, ये वाला टर्म नहीं होगा। कारण क्या है? देखो देखो, जब एट द टाइम ऑफ कैच, सुनो बाबू, जब टाइम कैच होता है, कैच करते हैं, ये भी इधर जा रहा हो, ये भी इधर जा रहा हो, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में मैग्नीट्यूड मान लो सेम है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, तो कभी कैच तो कभी नहीं हो सकता, भले ही एक स्लो एक फास्ट हो या दोनों बराबर स्पीड ही क्यों ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, थोड़ा सा सेंस था, सॉरी, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बताइए कभी एक दूसरे को पकड़ेगा? दोनों की वेलोसिटी सेम है, कभी ये दोनों एक दूसरे को पकड़ेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ये बराबर हो ही नहीं सकता। मतलब ये बराबर है भी, लेकिन ये मीटिंग वाला काम नहीं करवा देगा आपको, नहीं समझे? 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड है, बराबर है, लेकिन ये मीटिंग करवा नहीं रहा आपको, ये आपको मीटिंग नहीं करवा पाएगा। यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मीटिंग आपको नहीं करवा रहा। इसका मतलब ये वर्टिकल वाला जो है, देखो वर्टिकल वाला काम का है, क्योंकि वर्टिकल भी ऊपर एक का और दूसरे का भी ऊपर, हाँ ये केस है, ये पॉसिबल है, नहीं समझे? हॉरिजॉन्टल यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो मीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब ये हुआ कि देखो, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कम नहीं, कंपोनेंट। हाँ, अगर इसका कंपोनेंट ऐसा हो जाता, सुनो सुनो सुनो, इसका कंपोनेंट अगर ऐसा आता, रिजोल्यूशन करते हम लोग, इसको रिजॉल्व करते और कंपोनेंट अगर ऐसा होता, हो सकता था, तब हो सकता था। और इस केस में जब कंपोनेंट ऐसा होगा क्या होगा पता है? पता नहीं, देख लेंगे, क्या देखते हैं ऐसा कुछ। जब ऐसा कंपोनेंट होगा, सुनो, जब ऐसा कंपोनेंट होगा क्या केस आएगा पता है? वर्टिकल इधर आएगा, तो वर्टिकल तब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कब होगा? हाँ वही ना, तो इस केस में कि वर्टिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हो सकता है अगर ऐसा केस हो, हम ये कह रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तुम बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसे तुम कंसेप्ट के तौर पे मत समझो, इसे तुम लॉजिक समझो। देखो लॉजिक क्या बन रहा है, हम यहाँ पे अगर तुम्हें ये कह देते कि डायरेक्शन सेम है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, डायरेक्शन अनसेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी, तब भी मीटिंग नहीं होगा। अब तुम बोलोगे अच्छा सर ये बोले थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेलोसिटी सेम है, हाँ वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ डायरेक्शन अपोजिट है, बताइए तो सर मीटिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना मीटिंग, इस केस में मीटिंग होगा। तो तुम खुद ऑब्जर्व कर लो कि मीटिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, खुद पता चल जाएगा। इस केस में ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसीलिए ये वाला थीटा नहीं होगा, ये वाला थीटा आएगा। आई बात समझ में? समझ में पाए? तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, अब सीधा ये वाला कंपोनेंट, हम बोल रहे थे कि वर्टिकल कंपोनेंट, ये नहीं बोल रहे थे वर्टिकल कंपोनेंट सेम कर दो, हाँ हाँ सही है, देखो वर्टिकल कंपोनेंट सेम हुआ, बोलो। अब आपको बस ये कंसेप्ट के तौर पे याद रखना कि ये वाला सिचुएशन, रिजोल्यूशन तुमने देख लिया ना, ये वाला तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं मीटिंग के लिए, तो मीटिंग के लिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग या कोलिजन, कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ओनली वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी मीटिंग करवाने वाला नहीं, रिस्पॉन्सिबल वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तब मीट करवाता जब डायरेक्शन ये दोनों के टुवर्ड्स होता, अपोजिट होता है लेकिन टुवर्ड्स होता, टुवर्ड्स दी अवे है, अभी तो मीटिंग करवाता नहीं है। और आपको पता है कि जब मीटिंग होना होता है तो जो भी वेलोसिटी की वजह से मीटिंग होती है, वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो भाई किस वजह से हो रही है? वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी को सेम कर दो एट द टाइम ऑफ मीटिंग, वर्टिकल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी सेम होगी, बस देख लीजिए क्या है आपका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा। मतलब ये कंसेप्ट के तौर पे तुम समझ सकते हो जो भी कि u1 y जो होगा वो बराबर होगा u2 y के, बस कहानी खत्म, सॉल्व कर लीजिए। अब आपको पता है कि u1 y कितना आया, u1 y अगर हम बात करें तो कि ये आया था आपका कितना, हाँ
u1 60 cos 30, cos 30 का वैल्यू सॉरी यू वाई है ना, हाँ साइन 30 और साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1/2 बराबर 30, ठीक। और u2y कितना आएगा, u2y आपका आएगा 50 साइन अल्फा। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, सॉल्व करिए, तो क्या होगा 50 साइन अल्फा इज इक्वल टू 30, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू 30/50 मीन्स 3/5, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, मतलब ये वैल्यू होता है कितना 37 डिग्री ना, यस 37 डिग्री। नोट कर लीजिए इसे। और बताइए थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या दिक्कत है तो बोलो, थोड़ा सा भी। अगर मोशन मान लो अपोजिट है, सुनो बाबू, अगर मोशन अपोजिट है, प्रोजेक्टाइल का मोशन अगर अपोजिट है तो सीधा वर्टिकल कंपोनेंट बराबर करो, कहानी खत्म करो, आपको अब सोचना नहीं है, नहीं समझे बाबू। यहां देखो, अगर मोशन अपोजिट वाला है प्रोजेक्टाइल या मोशन अपोजिट वाला है 2D, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया ना कि वर्टिकल, क्योंकि मोशन अगर अपोजिट है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे लगने वाला है, दोनों को सेपरेट करने के लिए आ रहा है, सेपरेट वाली फीलिंग आ रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये जाएगा नहीं, आपको मीटिंग में ये इन्वॉल्व नहीं करेगा। मीटिंग में इन्वॉल्व कौन करेगा, वर्टिकल वाला। तो सीधा अब जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये सब करना नहीं है, सीधा दोनों का वाई कंपोनेंट निकालो और इक्वेट कर दो, थीटा आएगा, जो भी कहानी आ जाएगी। समझ पाए बात को, बोलो वेरी गुड। टाइम, ये थीटा आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, टाइम, बिल्कुल टाइम ऑफ मीटिंग ना। अब बाबू ये बोलो टाइम ऑफ मीटिंग क्या होगा, हाँ टाइम ऑफ मीटिंग में क्या करना है, देखो टाइम ऑफ मीटिंग के लिए रिलेटिव काम कर लो ना, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव टाइम, मतलब टाइम आ जाएगा भाई। टाइम बराबर, अगर एक्सेलरेशन ना हो, देखा आपने नेट, इस मोशन के पास नेट एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इनटू मतलब टाइम। नहीं समझे बात को, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो, ए रिलेटिव अगर 0 हो, ए रिलेटिव अगर 0 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस रिलेटिव बाय वेलोसिटी रिलेटिव, स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम। कब, जब एक्सेलरेशन 0 होता है, लिख सकते हैं, बस हो गया। अब रिलेटिव डिस्टेंस, ये वेलोसिटी कर लो, आपको पता है क्या, u1x कितना था, u1x कितना निकाला है, u1x 30√3, बोलिए मीटर पर सेकेंड। u2x कितना आया, वो करना पड़ेगा आपको ना, u2x कितना आया भाई। अब तो ये 37 आ ही गया ना, अब ये 37 आ गया ना, u2x, u cos 37, 50 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो सीधा 4/5 लिखें, 4/5 मतलब ये कट्टो कट्टो होके कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे, यहाँ पे क्यों, ये क्या हुआ है आपके पास, ये जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा है, अल्फा तो अब आ चुका है 37 डिग्री ना सर, इसका तो यूज कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये है आपका u2, मतलब कितना है 50 cos अल्फा होता था ना कंपोनेंट, देखो ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना, सॉल्व करोगे 50 cos 37 का वैल्यू 4/5, तो 54/5 कट्टो कट्टो करके टोटल आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। माइनस आई कैप होगा अगर डायरेक्शन यूज करना है तो। हम लोग सीधा यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी ना सर, ठीक। इसके बाद वाई भी करना पड़ेगा, हाँ वाई भी करना पड़ेगा, पक्का ना, वाई नहीं करना पड़ेगा, चलो कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। u1y कितना आएगा,
u1 दोनों सेम ही आएगा। कितना बोलो 30। और u2 y क्या आएगा 30 ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, समझो। एक बात ये बताओ, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करवाने वाले हो? अभी कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करवाने वाले हो? 100 मीटर। तो 100 मीटर वाली की अलॉन्ग वेलोसिटी लोगे ना। y कहाँ 100 मीटर, कहाँ ऊपर y जा रहे हो आप? ये डिस्टेंस जो लोगे अभी, ये कौन सा डिस्टेंस लेने वाले हो? x वाला। तो वेलोसिटी कौन सी वाली लोगे? तो y की बात ही नहीं करनी है, नहीं समझे? y की बात ही नहीं करनी, बस हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी करना है तुम्हें, बोलो हाँ कर लो रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ एक चीज और, डायरेक्शन इसका देख रहे हो, डायरेक्शन ux का, इसका डायरेक्शन नहीं पुट करिएगा है। हाँ ध्यान रखिएगा। अब देखो बाबू, आपको रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो लिखते हैं ना, नहीं लिखते हैं? तो u इसको x ले रहे हो तो ये क्या होगा माइनस। समझ पाए ना? सब लोग को नींद आ रहा है, क्या हुआ रे, क्या हो गया? नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, बोलो ना। आर्यन आ रहा है, तो फिर ऋषभ को तुम बोल रहे, ऋषभ को तो आ रहा है। उसका चेहरा देख के हमको पता चल जाता है कि आ रहा है कि जा रहा है। जा रहा है ना रे, मतलब भाई यहाँ से जा रहा है ना, वहाँ से नहीं जाने देना है, वहाँ पकड़ के रखो। बस हो गया सर, हो गया हो गया हो गया, चिंता मत करो, बस लास्ट स्टेज है। तो u1 2 x ही करोगे ना, तो क्या करोगे u1x माइनस u2 x। u1x कितना है? u1x कितना है 50 30 रूट 3 माइनस 40, तो ये प्लस हो जाएगा ना, 30 प्लस 40 मिलके 70 रूट 3 मत कर देना। ये रूट 3 वाला है, ये बिना रूट 3 वाला है। ज़्यादा तुम 10 कॉमन ले सकते हो, तो 10 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 3 रूट 3 ओनली। इतना मीटर पर सेकेंड आएगा। नेट दिख रहा है? बिल्कुल। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, और रिलेटिव डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग एक्स कितना है 100 मीटर। रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, समझ गए? प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस ही रहेगा। और अब आ जाओ टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 1 to x और स्पीड 1 to x। कोई दिक्कत? अब बताइए ये कितना है 100 मीटर, किस स्पीड से ट्रेवल किया गया? 10 प्लस 4 3 रूट 5 आया ना, सॉरी 3 रूट 3, कट्टो करोगे और ये सॉल्व होके 10 बाय 4 प्लस 3 रूट 3, ये लगभग आएगा आपका 1.09। सॉल्व कर लेना, ये 1.09 सेकेंड आएगा। 1 से ज़्यादा ही आएगा, 2 सेकेंड के आसपास आएगा, नहीं है ना। 10 बाय लगभग 9 के आसपास डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 4 और 3 का 1.5, 3 का 1.5 कितना होता है? 3 का 2 होता है 6, तो 6 से थोड़ा कम। समझ पाए बात को? तो 5 के आसपास मान के चल सकते हो। आंसर ये टाइम, अच्छा हाँ ठीक। डिवाइड कितना आया? डिवाइड होके ये, अच्छा डिवाइड होके ये 4 प्लस 3 रूट 3 कितना हुआ? 9 पॉइंट आएगा ना, बोले थे 9 के आसपास आएगा। तो आंसर कितना हुआ 1.0 सेकेंड। सुनो बाबू, हो गया बस। टाइम नोट किया, इसे लिखना भी है, लिख लिया? लिखो जल्दी लिखो। हाँ अब ये पूछा गया है कि फ्रॉम ए से पी का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट ये सब मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ बाबू, हमसे क्या पूछा गया? सुनो, हमसे क्या पूछा गया? हमसे ये पूछा गया है वो जो P पॉइंट है, ये जो मीटिंग वाला पॉइंट है, वो A से कितनी दूरी पे है, यही पूछा गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है आपको, नहीं डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P ना। आपने क्या करना है? सुनो बाबू, आपको क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P ना, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है बाबू।
ए से पी का डिस्टेंस ना, ए से पी का डिस्टेंस ये थोड़े होगा, इसका मतलब ये होगा प्लस ये होगा, मतलब हाइपोटेनियस वाला मैटर होगा। ये कैसे निकलेगा भाई, इस डायरेक्शन में इतने टाइम में एंगल से इसका ये कंपोनेंट करोगे 100 का 100 का, हाँ हाँ मतलब डिस्टेंस का 100 ना, डिस्टेंस का 30 डिग्री। 100 कैसे लोगे, 100 तब होता जब ये पूरा होता, तब तो सीधा सीधा निकल आता है। ऐसे भी हम लोग नहीं लेंगे पूरा 100। आप कह रहे हो कि d sin 30 100 लीजिए, ये नहीं कह रहा है। नहीं सर 30 डिग्री दिया हुआ है तो sin 50 बराबर बोलो बोलो क्या लिखना है, बोलो बोलो है भाई। 30 डिग्री दिया हुआ है, लिख क्या यहाँ पे क्या लिखे, बोलो sin साइन, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, हाँ साइन 30 बराबर p बाय h, वेरी गुड। अब बोलो साइन 30 का वैल्यू तुम्हें पता है 1/2, परपेंडिकुलर इसके लिए कौन, तो वही तो निकाल रहे हैं, तो पता है तुम्हें ना, हमें p पता है ना ये पता है, ये निकालना पड़ेगा ना, वही तो निकाल रहे हैं। इसमें दोनों नहीं पता है, और हम लोगों को एक चीज पता है हमारे वाले तरीके से, एक तो पता है तुम्हें ये वाला डिस्टेंस पता है। कैसे बताओ भाई, इधर वाली स्पीड पता है, बोलो इधर वाली वेलोसिटी पता है, इधर वाला टाइम पता है, तो इधर वाला डिस्टेंस नहीं आएगा। बोलो वेलोसिटी नहीं पता है, इसका 60 का 30 वाला कंपोनेंट इधर ही तो जा रहा है, इतने टाइम तक यहाँ तो मिल गया, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग यहाँ तो मिला है ना, तो भाई ये यहीं तक रुक गया ना, मीटिंग हो चुका है, क्या हुआ है अच्छा कोई बात नहीं, हो गया, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। तो ये इसका ये कंपोनेंट कितना आया था 60 cos 30, तो 30√3, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। ये जो डिस्टेंस आएगा जैसे APM मान लो, AM जो आएगा, सॉरी AM जो आएगा वो होगा 30√3 इंटू टाइम कितना आया 1.09 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा ना, रहने दो नहीं करना है, अभी रहने दो, होमवर्क घर में करना। इतना मीटर सुनो, अब बोलो ये कैसे निकालें, तो भाई इसे वर्टिकली टी टाइम तक चला दो ना, नहीं समझे, अरे ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एक तो ये इसका वाला तरीका p/h करके, अच्छा h तो तुम्हें पता ही नहीं, तो फिर p/h कहां से करोगे, छोड़ो tan थीटा, कहां से tan थीटा, वहां जाओगे फिर वहां से निकालोगे। कोई बात नहीं, सीधा हाइपोटेन्यूस वाला करना है, हाँ यही तरीका। पीएम निकालना है तुम्हें, तो पीएम कैसे निकालिएगा, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, या इसका लो या इसका लो, उतने टाइम तक चला दो, नहीं समझे भाई, इसकी वेलोसिटी लोगे तब भी सेम रहेगा। हाँ निकाल सकते हैं, हमें बस पीएम चाहिए, पीएम जैसे निकालना वैसे ही निकालो। पीएम कैसे निकालो, जैसे मन करे तुम्हारा, मेरा मन कर रहा है कि पीएम हम ऐसे निकालें जैसे एएम निकाले थे, वेलोसिटी के कंपोनेंट करके। आपको पता है कि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आया था, पीएम निकालना है तब फाइंड एपी करना है। ओ तो जब ये आ गया तो काहे पीएम करना, ओह हाँ हाँ हमको तो निकालना एपी है ना। अच्छा ऐसे हाइपोटेन्यूस वाला का मैटर हम कर रहे थे, अदरवाइज आपको तो सिर्फ एपी चाहिए ना। तो ये आ गया आपका बेस, बेस वैल्यू आ गया, थीटा पता है, हाइपोटेन्यूस चाहिए तो cos थीटा लगाओ, साइन साइन बोल रहे हो, cos थीटा लगा लो, cos 30 इक्वल टू हाँ am बाय एपी, am बाय एपी, एपी चाहिए आपको, एपी इक्वल टू हो जाएगा आपका am बाय cos 30 है ना। am का वैल्यू कितना है, मत करो मल्टीप्लाइड, 30√3 इंटू 1.09, cos 30 का वैल्यू बिल्कुल देखा, √3/2 कट गया, √3 खत्म हो गया, 60 इंटू 1.09 मीटर के आसपास। मल्टीप्लाइड कर लो और रिजल्ट बताओ, आंसर देखते हैं मैच करता ही नहीं करता है, करेगा ही 65 नहीं 62 है, 1 पॉइंट रे तो कैसे 65 आ जाएगा, 65 आएगा, 54 तो 65.4 ना 62.64 है तो 1.1
61 से थोड़ा ज़्यादा 1 पॉइंट टाइम से फिर 65 आ जाएगा। 60 का 7%, 62.64 है। यही कैलकुलेशन तो है, √3/2 सही है। ठीक है, अगर 65 आया तो 65 ही आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा, या तो उसका या तो हमारा 65.4 इतना मीटर, बिल्कुल इतना मीटर ये ट्रेवल करेगा। इसके बाद कोलिजन होगा। जाना है? कहाँ जाओगे? एक सवाल होमवर्क सेम, एक बार रिकैप कर देते हैं, करना क्या है तुम्हें समझो। हाँ यही होगा आंसर। सुनो, अब नॉर्मल बातें तुम इसे करते हैं, मारो गोली प्रोजेक्टाइल को, नॉर्मल चीजें। मान लो हमें प्रोजेक्टाइल वेक्टर का कुछ नहीं आता है, कुछ करना भी नहीं है। सुनो बाबू, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से, मान लो 60 डिग्री के एंगल से, ठीक है। एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, समझना, 30 डिग्री से, मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से, क्या कोलाइड करेगा? पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं, कभी नहीं कोलाइड कर सकता। इनके बीच कोलिजन, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बोलेगा टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन करेगा तब तो टाइम बताओगे, नहीं करेगा। कारण क्या है? कारण देखो समझो, कारण ये है कि हमारे पास क्या है कि इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर आएगा, और इसके कंपोनेंट एक आएंगे इधर और एक आएंगे इधर। देखो अब हमारे पास कंसेप्ट है कोलिजन के लिए, कोलिजन के लिए मात्र एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना, पैरेलल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम। देखो ये वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, नहीं चलेगा। पैरेलल, ये भी एंटी पैरेलल है, नहीं चलेगा। कोलिजन के टाइम में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए था, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए था, नहीं करेगा। क्या ये बताओ, ये बताओ, ये पार्टिकल इधर चल रहा है चुपचाप, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली, इसके 100 मीटर के डिस्टेंस पे, बस ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, 100 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पार्टिकल को फेंका गया, मान लो 60 डिग्री के एंगल से, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्या ये कोलाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अब बता, जब ये कोलाइड करेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी का वर्टिकल वाला, बस बस, ये है 1, ये है 2। आपको पता है कि u1y बराबर u2y। बोलोगे सर ये रुका हुआ था तो क्या फर्क पड़ता है, इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट तो है, तब इसके पास 20, इसका जब ये 20 हो जाएगा मिल जाएगा, मतलब बराबर कर दोगे मिल जाएगा, नहीं होगा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? डाटा हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो, 100 मीटर के सेपरेशन, ये थोड़ा, ये मान लो x है, अभी डाटा हम कैलकुलेट करके नहीं दिए, 100 मीटर के सेपरेशन में हो सकता है मिलना संभव हो, मतलब पॉसिबल है ना मीटिंग का, क्योंकि ये मान लो आगे जा रहा है, ये कहीं आगे जाएगा कहीं मिलेगा, मीटिंग तो पॉसिबल है। वो तो गैप पे डिपेंड करता है अभी ना, मीटिंग तो थोड़ा गैप पे भी डिपेंड करेगा ना, तो गैप मान लो हमको नहीं पता, मीटिंग तो करेगा ना कंफर्म ना, बस। अब जैसे ये इस वाला सिचुएशन देखो, हाँ सर, ये वाला सिचुएशन देखो, सुनो बाबू, नहीं करेगा मीटिंग, ये वाला सिचुएशन देखिए, ये एक पार्टिकल है, सुनो बाबू, ये पार्टिकल है, इसे मान लो 60 डिग्री के एंगल से फेंका गया, और ये पार्टिकल है, मान लो इसे 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया। आप ये बताइए क्या पॉसिबल है इनका मीटिंग? मान लो 100 मीटर पर सेकेंड पॉसिबल। देखो स्पीड और डिस्टेंस हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी वैरी करेगी, वो भी वैल्यू करेगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन चांस तो बन सकता है। हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या केस आता है। सुनो यहाँ पे, अब बताओ इसके कंपोनेंट तोड़ोगे, देखना बाबू क्या होगा। इसके कंपोनेंट वही बोले थे कब होगा, इसके कंपोनेंट किधर इधर आया, इसका इधर आया, इसका कंपोनेंट, अब बोलो, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेम कि वर्टिकल सेम, क्या करोगे? दोनों सेम। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस वो ऑब्जर्वेशन करनी है, कैलकुलेट करना है, जो होगा देखा जाएगा। दोनों रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे आपको दोनों रिस्पॉन्सिबल है।
हॉरिजॉन्टल का भी सेम दिख रहा है, वर्टिकल का भी डायरेक्शन सेम दिख रहा है। अब बात रही मैग्नीट्यूड वाली, नहीं जैसे एंगल पता है, दोनों की वेलोसिटी पता होती थी, जो मैग्नीट्यूड वाला सेम होगा वो वाला टाइम लेना है तुम्हें, नहीं समझे? है बाबू, क्या तुम लोग भी ऑब्जर्वेशन करते हो, कमाल करते हो। ये 20 है और ये मान लो 30 आया कंपोनेंट, मीटिंग हॉरिजॉन्टल करवाएगा? नहीं। वही तो बोल रहे हैं, मीटिंग हॉरिजॉन्टल करवाएगा क्या? अगर मीटिंग इस केस में हुआ, अगर मीटिंग इस केस में हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन? वर्टिकल। या बोलोगे सर ये भी 20 आ गया, ये मान लो 40 आ गया और ये भी 40 आ गया, तो क्या करें? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा लगता है तुम्हें कभी होगा? अगर ऐसा होगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम थोड़े होता, ये तो ऐसे ऐसे होता या ऐसे ऐसे होता। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है। या तो दोनों ऐसे जाता, ये दोनों ऐसे जाता, या दोनों ऐसे जाता, तभी तो ऐसे होता। नहीं समझे? मतलब दोनों का इंक्लिनेशन अलग है, इसलिए ये दोनों सेम और ये दोनों सेम एक साथ नहीं हो सकता। ये दोनों सेम तो ये दोनों अनसेम, कुछ ना कुछ होगा मैटर। समझ रहे बात को? तो अब यही धीरे तरह का, ये जैसे इसी में बोल देगा कि मान लो ये 20 है और ये 30 है, नहीं सेपरेशन हो रहा है, या सेपरेशन का केस है। ये मान लो 20 था, ये 10 था, अप्रोच का केस बन रहा है, तो यहाँ पे वही सेपरेशन अप्रोच लगा के सवाल को छूट मुड़ का तोड़ मड़ोड़ देगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, बस कंपोनेंट वाला मैटर समझ लेना है। और कोलिजन जब होता है तो क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम, एंटी पैरेलल भी होता है। सर इसमें कौन सा डिफरेंस होगा? वर्टिकल ना? अब तो वैल्यू देंगे तभी पता चलेगा ना कौन सा होगा। हम वैल्यू रेंडम रख के देखें ना, फिर डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा। कंडीशन बस समझा रहे हैं। और एंटी पैरेलल के केस में भी समझना है, ये बिल्कुल ये मत मान के चल लेना कि पैरेलल वाला ही रिस्पॉन्सिबल होगा, एंटी पैरेलल वाला भी रिस्पॉन्सिबल होता था। अगर मान लो कुछ हुआ ऐसा करें और मान लो ये हो गया, मान लो वर्टिकल वेलोसिटी ऐसा कुछ केस बन गया, ये तो तभी होता है जब जनरली मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, तब ये केस बनता है। प्रोजेक्टाइल में ये केस बनेगा ही नहीं मीटिंग करवाने के लिए, क्योंकि अपोजिट हो जाता है। तो प्रोजेक्टाइल में पैरेलल, मतलब प्रोजेक्टाइल क्या 2D मोशन में पैरेलल और मैग्नीट्यूड सेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग, और वो एंगल आएगा और उससे हम लोग टाइम वाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखाते नहीं, हम भेज देंगे, आप लोग इस पे बनाइएगा। टॉपिक खत्म। शायद नहीं, लगभग 95% चांस है कल से NLM स्टार्ट होने का। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारा सवाल हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी पे 10-11 क्लास हो गए। ठीक है, आपका समय बर्बाद के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बढ़िया से करेंगे, चिंता नहीं करना है। पढ़िए, धन्यवाद।